दोस्तों आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसा कि हमारा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है और हमें पता है कि करंट अफेयर्स हमें अपने एग्ज़ाम से 1 से 1.5 साल तक पहले का पढ़ना होता है, जिससे एवरेज आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। मैं आपको 2 पार्ट में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होंगे उसको पढ़ाऊँगा। या ये पार्ट 1 है ये पार्ट 1 है। इसमें मैं जुलाई 2025 से मई 2026 तक के पढ़ाऊँगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो होगा वो आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कंप्लीट करा दूँगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। यहाँ मैं वही टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैंने कवर किया है। मैंने न्यूज़पेपर, आई दृष्टि, घटनासार आदि के रेफरेंस के साथ इसको कवर किया है। ये पूरा एक तरह से निचोड़ है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य त्रिराज्यीय अवस्थिति। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की अवस्थिति कहाँ पर है? तो 3 राज्यों में इसकी अवस्थिति है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों में चंबल नदी के किनारे विस्तृत है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 1978 में मध्य प्रदेश के भीतर एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इसे 1978 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में अवस्थित है। दूसरा फैक्ट सही रहेगा क्योंकि 1978 में मध्य प्रदेश के भीतर एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वायु प्रदूषण रिपोर्ट, जारीकर्ता संस्था। प्रश्न में पूछेगा कि जारीकर्ता कौन, किसने जारी किया? तो यह डेटा ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी किया गया। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या थे? तो मार्च 2026 के महीने में हरियाणा का गुरुग्राम शहर पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया था। देश का पहला स्वायत्त समुद्री पोत निर्माण केंद्र। देश के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की नींव रखी गई। इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, कहाँ पर है? तो यह रणनीतिक केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित जुवल्लादिन्ने बंदरगाह पर स्थित किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नोडल विभाग इसका तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का नोडल विभाग क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसके बजट क्या है? तो 6003 करोड़ इसका बजट है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बजट प्रश्न में पूछ देगा कि इसका बजट क्या है। ठीक, मिशन की समयावधि क्या है? तो 2023-24 से लेकर के 2030-31 तक अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में पता चला, इसके नोडल विभाग, इसका बजट और मिशन की समयावधि क्या है। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की ऐतिहासिक सफलता। तो मुख्य उपलब्धि क्या है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम। तो कलपक्कम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने निरंतर परमाणु प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण चरण सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसके दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो यह सफलता वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक, तो यहाँ से हमें एक और फैक्ट पता चल गया कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हमको प्राप्त करना है। कब तक? तो 2047 तक। CAPF कानून को लोकसभा ने 2 अप्रैल तथा राज्यसभा ने 3 अप्रैल 2026 को पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून 9 अप्रैल 2026 को बना। तो अब आजकल पैटर्न प्रश्न पूछने का इस तरह का यह भी है इसमें कि यह पूछ देता है कि लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ और कब इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिला। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक स्पष्टता और बेहतर कमांड ढांचे के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। किन पर लागू होगा? तो सभी 5 बलों पर लागू होगा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB। इसमें हम लोग का इम्पॉर्टेंट है ये कि कब लोकसभा से और कब राज्यसभा से पारित होगा। किन पर लागू होगा? तो सभी 5 बलों पर।
कोची स्थित भवसागर रेफरल केंद्र को राष्ट्रीय भंडार की मान्यता मिली। तो कोची में भवसागर रेफरल केंद्र को राष्ट्रीय भंडार की मान्यता मिली। केंद्र सरकार ने मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना उड़ान 2.2 को मंजूरी दिया। इसके तहत कितने नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे? तो 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। खर्च कितना है? तो 28,840 करोड़। तो कितने एयरपोर्ट? 100। बजट आपका ये। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें सीएम हैं। साथ ही जदयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ब्रह्मपुत्र नदी असम के नीचे भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी मिली। तो भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी कहाँ पे मिली? तो असम की ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। इसकी लागत 18,662 करोड़ 33.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड परियोजना है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान जहाज़ों को पार कराया हॉर्मुज से। शिवालिक 16 मार्च को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह और नंदा देवी 17 मार्च को गुजरात के ही कांडला बंदरगाह पहुंचा था। तो क्रम से सजाने के लिए पूछ देगा कि शिवालिक और नंदा देवी कब और किस जगह पे पहुंचे थे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च नई दिल्ली में ये 5 से 7 मार्च ये 2006 नहीं, ये यहाँ पर होगा आपका, इसको सही कर देते हैं अभी 2026। ठीक, 2026 यहाँ पर, हाँ, तो 2026 को संपन्न हुआ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इसमें मुख्य अतिथि थे। तो 11वां रायसीना संवाद कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में। कब? 5 से 7 मार्च 2026 को। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब इसमें प्रमुख अतिथि थे। थीम क्या थी? तो संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। यह एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि किसकी साझेदारी से, कब हुआ, किस देश के राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, ये इम्पोर्टेंट है। थीम, ये वार्षिक है कि द्विवार्षिक सम्मेलन है, ये बताना है, पूछ देगा। आयोजन विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने में भारत तीसरे स्थान पर है। COP26 में भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो पहले पे चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत और चौथे पे ब्राज़ील। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा पर थे। प्रमुख समझौते में 5 बिलियन यूरो का पनडुब्बी सौदा शामिल है। जर्मनी के थीजन ग्रुप और मझगांव डाक के बीच 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ। अहमदाबाद में जर्मनी के मानक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो जर्मनी के मानक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 4 से 7 मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम देखेंगे बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति भारत में आए हैं, तो उनका क्रम पूछ देगा
कि किस किस उनको आप क्रम से सजाइए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्रम। साथ ही अलेक्जेंडर स्ट्रप फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये एक ट्रेंड है, ये प्रश्न में पूछता रहता है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो शायद 2022 या 23 में एक प्रश्न पूछा था कि एक देश का नाम दिया था और पूछा था कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच संचालित है। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच संचालित है। ये फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली बनाती है, जिससे प्रदूषण और शोर दोनों कम होते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने 19 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा की। तो यूएई के राष्ट्रपति थे शेख मोहम्मद बिन जायद ने 19 जनवरी को भारत की यात्रा की। यूएई का फर्स्ट अबू धाबी बैंक गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करेगा। तो कहाँ का, तो यूएई का कहाँ पे, तो गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपना शाखा स्थापित करेगा। अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने का निर्णय भी दोनों पक्षों ने वार्ता में किया। यूनेस्को विश्व धरोहर संभावित सूची, लिविंग रूट ब्रिज। यूनेस्को विश्व धरोहर संभावित सूची में शामिल है लिविंग रूट ब्रिज। इसकी अवस्थिति है मेघालय में। इसका स्थानीय नाम है जिंग क्योंग जरी। उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल जाजपुर और कटक जिलों में स्थित रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थल। प्राचीन नाम और अर्थ हैं। रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी। रत्नागिरी कीमती रत्नों की पहाड़ी है, उदयगिरी उगते सूरज की पहाड़ी है और ललितगिरी लाल पहाड़ी है। यह तीनों स्थल बौद्ध स्तूप मठों, अवशेषों और भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों से भरे हुए हैं। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट स्थान पुंडीमांडा का, यह आंध्र प्रदेश में है। किन के बीच समझौता हुआ, तो एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो इंडस्ट्री। सागर मैत्री मिशन का 5वां संस्करण। यह भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट है। प्राइवेट लिमिटेड AIPL के बीच विशेषता भारत की पहली ग्रीन यूरिया उत्पादन सुविधा है। सागर मैत्री मिशन का 5वां संस्करण, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 17 जनवरी 2026 को। स्थान था नौसेना के दक्षिणी कमान कोची से रवाना हुई। पूरा नाम क्या है, तो मरीन एंड एलाइड इंटर डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। मैत्री का पूरा नाम पूछ देगा एग्जाम में कि मैत्री का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है मरीन एंड एलाइड इंटर डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। उद्देश्य हिंद महासागर रिम के देशों के साथ समुद्री डेटा एकत्र करना, R&D में दीर्घकालिक साझेदारी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना। तो हिंद महासागर रिम में कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश, ये आपको याद रखना है। ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार। कम्प्रहेंसिव बर्ड एटलस जारी करने वाला गोवा दूसरा राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा है, केरल। बस इसमें आपको यही याद रखना है कि कम्प्रहेंसिव बर्ड एटलस जारी करने वाला गोवा दूसरा राज्य और पहला राज्य आपका केरल। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो की भारत यात्रा, इनकी आधिकारिक तिथि कब मतलब आए थे, तो 17 से 19 फरवरी के बीच। यात्रा की शुरुआत, इसकी शुरुआत मुंबई से हुई थी, ना कि दिल्ली से। ठीक, इनकी यात्रा की शुरुआत हुई थी मुंबई से। नवाचार वर्ष, भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के रूप में घोषित किया है। तो किसने घोषित किया है, तो भारत और फ्रांस ने। किस वर्ष को, तो 2026 के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक के वेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का दोनों नेताओं द्वारा वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे, तो कर्नाटक के वेमगल। भारत में घातक हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सफ्रान कंपनी के बीच एक संयुक्त उपक्रम बनाने की सहमति बनी। तो ये इम्पॉर्टेंट है सफ्रान, क्योंकि प्रश्न एक बार PYQ में पूछ चुका है कि दसाल्ट कहाँ का है।
ब्रह्मपुत्र NH2 पर भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस स्थान लचित घाट, गुवाहाटी, आसाम। कुल संख्या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुल 4 नदी तटीय लाइट हाउस बनाए जाएंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की भारत यात्रा कब थी? तो 18 से 22 फरवरी 2026 के बीच। बस आपको यही याद रखना है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का ऐतिहासिक गठन, त्रिपक्षीय समझौता और महत्वपूर्ण तिथि। हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 5 फरवरी 2026। किनके बीच? ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय, नागालैंड सरकार और तीसरा ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। 2023 या 2022 या 21 के पेपर में UPBCS के ये पूछा था किनके बीच समझौता हुआ, तो उसमें 2 ऑप्शन दिया था और गृह मंत्रालय का भी दिया था, तो उस प्रश्न में गृह मंत्रालय ऑप्शन गलत था। तो इसी ट्रेंड पर ही मैं आपको यहाँ पे ये फैक्ट बता रहा हूँ। मुख्य उपस्थिति, होम मिनिस्टर अमित शाह और नागालैंड के CM नेफ्यू रियो की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। ENPO क्या है? यह पूर्ववर्ती नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों की 8 मान्यता प्राप्त जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो यह पूर्वी नागालैंड के, ठीक। ये लाइट हाउस के बारे में यहाँ पे है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर भारत के पहले नदी तटीय लाइट हाउस का प्रकाश स्तंभ है। ऊंचाई इसकी 20 मीटर है। भौगोलिक सीमा 14 समुद्री मील, प्रकाशमान सीमा 8 से 10 समुद्री मील। दक्षिणी तट पर स्थित 3 लाइट हाउस बोगीबिल, डिब्रूगढ़, पांडु, कामरूप, सीलघाट, नगांव और उत्तरी तट पर स्थित एकमात्र लाइट हाउस विश्वनाथ घाट, विश्वनाथ जिला में। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन मेथनॉल संचालित पोत समझौते की तिथि हुई थी 18 मार्च 2026। किन के बीच हुआ? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारत में स्वदेशी रूप से बनाया जाने वाला पहला मेथनॉल ड्यूल फ्यूल जहाज है। पेंगुलिन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इन्वायरमेंट का भी फैक्ट थोड़ा, कि विश्व के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले गैर मानव स्तनधारी जीव हैं। यह स्तनधारी जीव होते हैं। भारतीय कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है। IUCN के अनुसार भारतीय पेंगुलिन इंडेंजर्ड संकटग्रस्त हैं। चीनी पेंगुलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरी तरह रात्रिचर और कीट भक्षी स्तनधारी होते हैं जो मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भोजन करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रथम चरण और उड़ान योजना। पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट की तिथि थी 15 जून 2026। इसे जेवर एयरपोर्ट के चालू होते यूपी भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। कुछ फैक्ट ये जैसे फैक्ट आपका 15 जून का था। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा 15 से 20 मई 2026 के बीच होगा। UAE, फिर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। पहला पड़ाव था UAE की यात्रा 15 मई। मुलाकात तो UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से। फैक्ट, UAE वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले 25 वर्षों में भारत में निवेश करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ। समझौता तो CDAC भारत और UAE की G42 कंपनी मिलकर 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करेंगे। दूसरा पड़ाव नीदरलैंड यात्रा 15-17 मई। एक विशेष बांध का दौरा किया गया तो PM मोदी और डच PM रॉब जेटन ने प्रसिद्ध अफस्लाउट डाइक बांध का दौरा किया। तो अफस्लाउट डाइक बांध किस देश में है? तो वो है नीदरलैंड में।
एफडीआई के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। केंटर ऑफ एक्सीलेंस पश्चिमी त्रिपुरा में फूलों के लिए और बेंगलुरु में डेयरी ट्रेनिंग के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो पश्चिमी त्रिपुरा में एक बनेगा और बेंगलुरु में। ये याद रख लीजिएगा कि एफडीआई के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड सरकार ने 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्रों की आधिकारिक रूप से भारत को वापस लौटा दिया। गुजरात कल्पसर परियोजना जल शक्ति मंत्रालय और डच मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है। धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब, धोलेरा गुजरात में जो कि है भारत का पहला फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ऐतिहासिक करार हुआ। तीसरा पड़ाव स्वीडन यात्रा 17 से 18 मई। मुलाकात स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन के आमंत्रण पर वे गोथेनबर्ग गए। विशेष अवार्ड, स्वीडन के राजा द्वारा PM मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। PM मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बने हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अवार्ड। चौथा पड़ाव नॉर्वे यात्रा। PM मोदी ने नॉर्वे के PM जोनास गहर स्टोर से मुलाकात की। तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसका चौथा सम्मेलन आयोजन हुआ था। चौथा सम्मेलन फिनलैंड के हेलेंस्की में होगा। पांचवा पड़ाव इटली यात्रा। FAO एग्रीकोला मेडल, रोम स्थित FAO मुख्यालय के दौरे पर PM मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। लोथल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स गुजरात के लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में इटली आधिकारिक भागीदार बनेगा। वर्ष 2027 के लिए घोषणा हुई, तो वर्ष 2027 को भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में 2027 को किसके द्वारा भारत इसको मनाएगा, तो इटली के साथ। विशेष गहन परीक्षण, इससे पहले हम यहाँ ये देख लेंगे। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। अब तक स्वीकृत कुल सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की संख्या भारत में कितनी हो चुकी है, तो 12। तो अब तक भारत में कुल सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की संख्या 12 हो चुकी हैं। 2 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनका बजट 3,936 करोड़ का है। क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थापित होगा, तो धोलेरा गुजरात। सूची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर, तो सूरत गुजरात। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट अप्रैल 2026 में वाणिज्य मंत्रालय ने धोलेरा गुजरात में इसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया। कंपनी थी यह प्लांट टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अन्य राज्यों के प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट्स, यहाँ पर कंपनी के नाम, प्लांट का स्थान और तकनीकी सहयोग। तो सिकसेम यह भुवनेश्वर उड़ीसा UK की कंपनी के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड आधारित प्लांट है। 3D ग्लास सॉल्यूशन सिंक, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग इकाई कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा। सीडिल मोहाली पंजाब में अपनी मौजूदा डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर सुविधा का विस्तार। दक्षिण कोरिया की कंपनी APACT के साथ सहयोग। नमो कंडक्टर लैब IIT भुवनेश्वर, ASIP टेक आंध्र प्रदेश में। सेमीकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या थे इसके, तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। कब से कब तक, कहाँ पे, और थीम UP की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट
14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आधिकारिक मंजूरी इसको मिली थी। यह संयुक्त प्रयास है HCL और फॉक्सकॉन की का ये संयुक्त प्रयास है। इसकी अवस्थिति यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक स्थापित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे SIR विशेष गहन पुनरीक्षण। यह मतदाता सूची की बेहद गहरी जांच की एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें BLO बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का भौतिक सत्यापन करते हैं। सामान्य पुनरीक्षण से इसके अंतर क्या है, कैसे ये भिन्न है? तो सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR में केवल नाम जोड़ने या सुधारने पर बल होता है, जबकि गहन पुनरीक्षण में SIR में पूरी सूची को शुरू से नए सिरे से जांचने जैसा व्यापक कार्य होता है। कपास उत्पादकता मिशन, इसके लिए बजट हम देखेंगे तो 5,659.22 करोड़ का फंड मिशन की अवधि है। मिशन की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक, यानी कि कुल 5 वर्षों के लिए। बजट याद रख लीजिएगा। और मिशन की अवधि, यह मिशन सरकार के 5F विजन पर आधारित है: फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किमी प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। संयुक्त क्रियान्वयन है ये तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। भौगोलिक दायरा इसका तो मिशन के शुरुआती चरण में देश के 14 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 140 जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो 140 जिलों पर। सिक्किम भारत की पहली कागज रहित न्यायपालिका है। राष्ट्रीय सम्मान कानून के अंतर्गत वंदे मातरम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दिया। उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान करने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को एक दंडनीय अपराध बनाया गया। संशोधन की धारा वर्तमान अधिनियम की धारा 3 के तहत, जो पहले केवल राष्ट्रीय गान के अपमान पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना का प्रावधान करती थी, अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी उसी कानून सुरक्षा के दायरे में शामिल किया जा रहा है। वंदे मातरम का इतिहास। वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मूल रूप से संस्कृत भाषा में की गई थी इसकी रचना। स्रोत ग्रंथ। यह गीत उनके प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित है, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पहला राजनीतिक अवसर 1896 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के 12वें वार्षिक अधिवेशन में से पहली बार राजनीतिक मंच पर गाया गया था। 1896 अधिवेशन के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। गायन का समय लगभग 1 मिनट 9 सेकेंड है। अंग्रेजी अनुवाद महर्षि अरविंदो घोष ने किया था। संवैधानिक दर्जा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी घोषणा की थी। पंचायत विकास सूचकांक 2.2। नोडल मंत्रालय केंद्रीय पंचायती राज। जारी होने की तिथि 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के विशेष अवसर पर। कुल संकेतक। मूल्यांकन का मुख्य आधार 150 वैज्ञानिक संकेतक। PAI 2.0 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। फ्रंट रनर पंचायतों की संख्या के आधार पर टॉप 5 राज्य हैं: त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य: त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने PDF भी डाला हुआ है 2020 और 2021 के पेपर का भी, जिसको मैंने एनालिसिस किया है और उनको सॉल्व किया है। विधानसभा चुनाव परिणाम 2026। राज्यवार विधानसभा की कुल सीटें: वेस्ट बंगाल 293, तमिलनाडु 234, केरल 140, असम 126, पुडुचेरी 30 सीट।
अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये चुनाव हुआ है, ये न्यूज में था, प्रश्न पूछ देगा, यहाँ पर ये स्टेट के नाम लिख देगा और इधर लिख देगा सीट, फिर दे देगा आपको मैच करने के लिए, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मतदान की तिथि असम, केरल, पुदुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 व 29 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की कुल सीटें 293, बीजेपी को 208 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें। 9 और आईएनसी को 2 सीटें। 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल के नए सीएम पद की शपथ ली। असम की कुल सीटें 126, बीजेपी 82, आईएनसी 19 सीट। 12 मई 2026 को हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के सीएम पद की शपथ ली। केरल कुल सीटें 140, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 63 सीटें, सीपीआईएम 26 सीटें, आईयूएमएल 22 और सीपीआई 8। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लगभग 100 सीटें जीतकर बहुमत, जबकि एलडीएफ मात्र 35 सीटें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने केरल के नए सीएम पद का पदभार ग्रहण किया। तो ये होगा 18 मई। यहाँ पर रुक जाइए, मैं इसे लिख देता हूँ। 18 मई। पुदुचेरी कुल सीटें 30, AINRC 12 सीटें, डीएमके 5। 13 मई 2026 को एन रंगास्वामी ने लगातार दूसरे कार्यकाल के सीएम पद का कार्यभार ग्रहण किया। तमिलनाडु कुल सीटें 234, टीवीके 108, डीएमके 59 सीटें, एआईडीएमके 47 सीट। अभिनेता सी जोसेफ विजय स्वयं 2 सीटों पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली से चुनाव जीते। 10 मई 2026 को टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए सीएम पद के शपथ ली। अब हम देखेंगे जल जीवन मिशन 2.0। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को इसके पुनर्गठन को मंजूरी दिया। इसमें बड़ा बदलाव कुछ हुआ है। तो अब इस मिशन का फोकस केवल पाइपलाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं, बल्कि इसे एक सेवा आधारित मॉडल में बदल दिया गया है। नया समय सीमा, इसका लक्ष्य क्या है? तो दिसंबर 2028 तक। कब तक? तो दिसंबर 2028 तक के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का नया लक्ष्य। बजट 8.69 लाख करोड़। C4IR केंद्र और वैश्विक नेटवर्क, इसकी नोडल एजेंसी क्या है? तो चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR के वैश्विक नेटवर्क का संचालन WEF द्वारा किया जाता है। नवीनतम विस्तार, जनवरी 2026 में WEF ने वैश्विक स्तर पर 5 नए C4IR केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जो फ्रांस, पेरिस में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और भारत में स्थित है। भारत में नवीन केंद्र, इसके तहत भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में नया C4IR केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो भारत में अब कुल केंद्र हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश का केंद्र देश का तीसरा, इससे पूर्व मुंबई और तेलंगाना में केंद्र है। तो 3 केंद्र अब हो गए, पहला मुंबई, दूसरा तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश में। चौथी औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले वर्ष 2016 में क्लास शवाब द्वारा किया गया था, जो WEF के संस्थापक हैं। अब हम देखेंगे भारत के नवीनतम रामसर स्थल। ये याद रखिएगा, ये आपका 2026 मई तक का करंट अफेयर्स है, ठीक। और अभी ये रामसर स्थल हमने की जो रिपोर्ट है वो 31 जनवरी 2026 की है। लेटेस्ट में एक आया है वो 15 जून या 16 जून को आया, उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। भारत के नवीनतम रामसर स्थल 2026 अधिसूचना 31 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, कि पूर्व संध्या पर 2 नए स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल किया। देश में कुल संख्या इन 2 नए जुड़ावों के साथ ही भारत में अब 98 हो गई है। शामिल नए स्थल, इसमें गुजरात का छारी टांड
छारी ढांड यूपी, इसमें गुजरात का छारी ढांड और यूपी का पटना पक्षी अभयारण्य शामिल है। पटना पक्षी अभयारण्य यूपी के एटा जिले की जलेसर तहसील में अवस्थित है। गुजरात समान नागरिक संहिता यूसीसी, देश में स्थान इसका। तो स्वतंत्रता के बाद अपनी राज्य विधानसभा द्वारा नया कानून बनाकर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य है। पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक, तो राज्य विधानसभा द्वारा नया कानून बनाकर, पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। गोवा एक अपवाद के तौर पे है, क्योंकि गोवा में 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड के समय से ही समान नागरिक संहिता लागू है। मुख्य 4 क्षेत्र, सभी नागरिकों पर मुख्य रूप से 4 निजी मामलों में एक समान लागू यह होगा: विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप, बहुविवाह पर रोक है। शांति अधिनियम 2025, पहले तो इस अधिनियम का पूरा नाम हम देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास अधिनियम यानी कि शांति 2025। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। नीतिगत मंजूरी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 12 दिसंबर 2025 को इस विधेयक को मंजूरी दिया। संसदीय पारित तिथि क्या है? तो 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा द्वारा और 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा द्वारा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पिछले ईयर में CAA पर प्रश्न पूछा गया था कि कब पारित हुआ था, किस डेट को पारित हुआ था। VBG रामजी अधिनियम 2025, इसका पूरा नाम विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण। VBG रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 इम्पॉर्टेंट है ये। संसदीय पारित तिथि 28 दिसंबर 2025 को लोकसभा द्वारा तथा 19 दिसंबर 2025 को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति 21 दिसंबर 2025 को अंतिम मंजूरी मिला। दिनों की गारंटी में वृद्धि हुई है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के स्थान पर वार्षिक 125 दिन मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। साप्ताहिक भुगतान प्रणाली, मनरेगा के 15 दिवसीय चक्र के विपरीत इस नए कानून में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर करने की व्यवस्था की गई है। भुगतान की अधिकतम सीमा, किसी भी परिस्थिति में कार्य पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। वित्तीय फंड से शेयरिंग पैटर्न, इस राष्ट्रीय मिशन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ का विभाजन 60:40 के अनुपात में प्रस्तावित किया गया है। ये शांति अधिनियम का यहाँ पे हम कंटिन्यू है कि पुराने कानूनों का निरसन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा परमाणु नुकसान के सिविल दायित्व अधिनियम 2010 को पूरी तरह निरस्त किया गया। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निजी क्षेत्र का प्रवेश किया गया है। पहली बार इस अधिनियम के तहत निजी कंपनियों को सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति। ये इंपॉर्टेंट है कि विदेशी निवेश की सीमा, प्रश्न पूछेगा कि विदेशी निवेश की सीमा नहीं है, 0 है या 100% है, नहीं, तो विदेशी निवेश की सीमा है परमाणु क्षेत्र में 49% तक FDI की अनुमति दी गई है। देश का पहला निजी नेविगेशन नवाचार केंद्र, आधिकारिक नाम ACEN आनंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। भौगोलिक अवस्थिति, यह देश का पहला निजी नेविगेशन नवाचार केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। राजस्थान देश में मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य बन गया। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारीकर्ता लंदन स्थित QS द्वारा वार्षिक आधार पर वैश्विक स्तर पर देशों की स्थिति और 10 संस्थान, सर्वाधिक संस्थानों वाला देश एशिया रैंकिंग 2026 में शामिल कुल 1526 विश्वविद्यालय में सर्वाधिक संख्या चीन। द्वितीय स्थान पर इस सूची में भारत 294 संस्थान के साथ दूसरे स्थान पर
एशिया के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय। प्रथम पर है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग में है। द्वितीय पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन। तृतीय नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर। भारत की स्थिति इसमें देखेंगे तो एशिया के शीर्ष 10 संस्थानों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय संस्थान शामिल नहीं है। भारत का प्रदर्शन और ट्रेंड। शीर्ष 50 का प्रदर्शन। एशिया रैंकिंग 2026 में भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 50 में अपनी जगह नहीं बना सका। नोट, पिछले वर्ष 2025 में भारत के 2 संस्थान टॉप 50 में थे। आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान पर था और आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान पर। शीर्ष 100 में भारतीय संस्थान। तो एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में भारत के कुल 7 संस्थान शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली 59, भारत में प्रथम। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है 64वां और आईआईटी मद्रास 70वां। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन तो 16 से 21 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। नोडल मंत्रालय इसका है तो आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से। थीम क्या है? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा। लोगो स्वरूप अशोक चक्र पर आधारित है। तो थीम स्वरूप नोडल मंत्रालय हुआ। आयोजन कहाँ पे हुआ और आयोजन की तिथि। वैश्विक एआई सम्मेलनों का बदलता फोकस। ब्लेचली पार्क समिट यूके 2023 में हुआ था। मुख्य फोकस एआई के खतरों और उसकी सुरक्षा पर केंद्रित। सियोल समिट दक्षिण कोरिया में 2024 में मुख्य फोकस नैतिकता और समावेश के साथ एआई सुरक्षा पर था। पेरिस समिट फ्रांस 2025 में सुरक्षा से ध्यान हटकर मुख्य फोकस आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर आने लगा। भारत समिट नई दिल्ली 2026 मुख्य फोकस निवेश, जन भागीदारी और व्यवहारिक जन कल्याण अनुप्रयोगों पर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि कब, कहाँ पे, किस समय हुआ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये प्रश्न आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो हवाई अड्डा अपने दैनिक संचालन के लिए जितने ताज़े पानी का उपभोग करता है उससे अधिक पानी वह विभिन्न प्रणालियों द्वारा प्रकृति में वापस पहुंचाता है। पीएम मित्र पार्क योजना, पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क्स। नोडल मंत्रालय तो वस्त्र मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। वित्त 4,445 करोड़। ये आप पूरा इसका फुल नेम याद रख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि पीएम मित्र दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से उनके फुल नेम दे देगा, पूछेगा कौन से सही है। वित्त 4,445 करोड़। अवधि इस वित्तीय वर्ष की बजट को 7 वर्ष के 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। वर्ष 2027-28 तक प्रभावी है। ठीक, चयनित 7 स्थल है देश भर में 7। तमिलनाडु का विरुधुनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटक का कलबुर्गी, मध्य प्रदेश का धार, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, महाराष्ट्र का अमरावती। तो यूपी स्पेशल में ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ पीएम मित्र योजना के लिए चयनित है। एआई समिट में ये छूट गया है, इसको देख लेते हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र एवं 3 सूत्र, ये एआई समिट में ही था। तो जन, पृथ्वी, प्रगति, 7 चक्रों पर आधारित विचार विमर्श हुआ। मानव पूंजी, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, विज्ञान, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन। एक जनपद एक व्यंजन, शुभारंभ हुआ 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के विशेष अवसर पर। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें मिला? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला
भारतीय वायुसेना एवं अंतरिक्ष यात्री गगनयान मिशन हेतु चयनित भी हैं ये। अलख पांडे शिक्षाविद एवं उद्यमी फिजिक्स वाला। रश्मि आर्या सामाजिक औद्योगिक उद्यमिता। डॉक्टर हरिओम पंवार प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार। डॉक्टर सुधांशु सिंह अकादमिक अनुसंधान। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान पुरस्कार भी मिला। तो 5 जिले के जिलाधिकारियों को जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अम्बेडकर नगर, झांसी। जनपदवार विशिष्ट व्यंजन सूची। जनपद और चिन्हित पारंपरिक व्यंजन। मैनपुरी की सोन पापड़ी, मथुरा का पेड़ा, अलीगढ़ चमचम, आगरा पेठा, गोरखपुर लिट्टी चोखा, कानपुर समोसा व लड्डू, हाथरस रबड़ी, कासगंज कलाकंद और मूंग का दलमा, एटा चिकौरी, सुल्तानपुर कड़ाहा की पूरी और कोहड़े की सब्जी, बाराबंकी चंद्रकला मिठाई। आजमगढ़ सफ़ेद गाजर का हलवा, वाराणसी लौंग लत्ता एवं हींग कचौड़ी, बरेली सेवइयाँ, अमेठी समोसा, बस्ती सिरका, सिद्धार्थनगर राम कटोरी। तो ये आपका एक जनपद एक व्यंजन योजना से संबंधित फैक्ट थे। एआई समिट में कुछ और फैक्ट हैं कि वैश्विक कॉर्पोरेट नेतृत्व की भागीदारी। इस शिखर सम्मेलन में टेक जगत के शीर्ष वैश्विक नीति निर्माताओं और संस्थापकों ने भाग लिया। सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट गूगल के, सैम ऑल्टमैन ओपेनएआई, डारिया ओमोदेई एंथ्रोपिक, डेनिस हासाबिस गूगल डीप माइंड, ब्रेड स्मिथ माइक्रोसॉफ्ट। भू राजनीतिक उपस्थिति। इस सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का मानव केंद्रित मानव फ्रेमवर्क, एम से मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन से नेशनल सोवरेनिटी, ए से एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, वी से वैलिड एंड लेजिमेट सिस्टम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। देश का पहला समर्पित क्वांटम एवं एआई विश्वविद्यालय परिसर समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच हुआ। अवस्थिति आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत के पहले समर्पित क्वांटम एवं एआई विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना हुई। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष कब इसकी घोषणा हुई थी? तो पीएम ने 15 अगस्त 2015 को किया था। आधिकारिक शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष 16 जनवरी 2026 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 16 जनवरी 2026 को 10 वर्ष हुआ। इसका नोडल विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है इस योजना के नोडल विभाग क्या है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा संचालित। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स का प्रबंधन और संचालन कौन करता है? तो सिडबी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप PYQ देखते हैं तो प्रश्न इस पर कई बार पूछ चुका है कि स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड का प्रबंधन और संचालन कौन करता है? तो सिडबी। DPIIT द्वारा घोषित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा के 5वें संस्करण के परिणाम। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता श्रेणी ए में बड़े राज्य गुजरात, श्रेणी बी छोटे राज्य अरुणाचल प्रदेश। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता श्रेणी ए के बड़े राज्य में कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी। ये इंपॉर्टेंट है 6 दिसंबर के लिए। श्रेणी बी में छोटे राज्य हिमाचल प्रदेश। नेतृत्वकर्ता लीडर्स श्रेणी ए बड़े राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश। श्रेणी बी छोटे राज्य यूटी, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी ए असम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर। तो बिहार स्पेशल में ये इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए। श्रेणी बी छोटे राज्य यूटी, अंडमान और निकोबार द्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा। उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र श्रेणी ए बड़े राज्य छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली। श्रेणी बी छोटे राज्य चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार विजेता पुरस्कार श्रेणी है और स्टार्टअप का नाम और राज्य
ये इम्पॉर्टेंट मैंने बस सिर्फ बिहार और यूपी का लिखा है क्योंकि बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पुरस्कार श्रेणी सामुदायिक विकास उत्प्रेरक, क्रेडिट बकेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बिहार, अवसंरचना हेतु विजनरी पुरस्कार हाइफेन एस प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे दीपावली यूनेस्को सूची। दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ऐतिहासिक घोषणा 10 दिसंबर 2025 को दीपावली पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। यह निर्णय यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान लिया गया, जिसका आयोजन 8 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य लाल किला नई दिल्ली में किया गया था। तो कहाँ पे? तो मध्य लाल किला नई दिल्ली किस में शामिल है? तो ये इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2027 कैबिनेट मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को वर्ष 2027 की राष्ट्रीय जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कुल बजट आवंटन, ये इंपॉर्टेंट है। बजट पूछ देगा कि कितने बजट थे, तो आप ये बजट रख लीजिएगा, ये डेट रख लीजिएगा। ठीक, इसके ऐतिहासिक क्रम हम देख लेते हैं। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 8वीं जनगणना है ये। संदर्भ तिथि, बर्फीले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश के लिए जनगणना की आधिकारिक संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को रात्रि यानी कि मध्य रात्रि 12 बजे। अपवाद, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश JNK, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026। मतलब कि लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश JNK, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीली इलाकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट है और इनके अलावा 1 मार्च 2027 से स्टार्ट है। बस सिंपल, ये आपको याद रखना है। जाति गणना का समावेश नीतिगत निर्णय। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 30 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया था। ठीक है, जातिगत जो गणना है उसका निर्णय कब लिया गया? तो 30 अप्रैल 2025 को। ऐतिहासिक बदलाव, आज़ादी के बाद के इतिहास में यह पहली बार होगा जब वर्ष 2027 की जनगणना में देश के सभी समुदायों की जाति गणना को एक साथ शामिल किया जा रहा है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज, वैश्विक मान्यता। 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को ने यूपी की राजधानी लखनऊ को अपने प्रतिष्ठित क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया। श्रेणी, लखनऊ को यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत प्रदान की गई। वैश्विक मंच, यह ऐतिहासिक घोषणा वर्ष 2025 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान की गई। कब? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। तिरालीसवें महासम्मेलन के दौरान। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है मैंने उसको एक अलग कलर में वहाँ पे लिख दिया है। जैसे 43वां महासम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान, गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में तो UCCN लखनऊ, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के प्रमुख तत्व। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में। भारत में गैस्ट्रोनॉमी शहरों की स्थिति, देश का स्थान, लखनऊ भारत का दूसरा ऐसा शहर बन गया, यानी कि पहला भी कोई शहर है भारत में तो लखनऊ दूसरा शहर है जिसे गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को का यह प्रतिष्ठित टैग मिला। प्रथम कौन सा है? तो प्रथम है भारत का पहला शहर हैदराबाद था, जो कि वर्ष 2019 में। तो पहला हैदराबाद, अब दूसरा लखनऊ। किस श्रेणी में? तो गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में। अब ओवरऑल देखेंगे तो भारत के कुल यूनेस्को क्रिएटिव शहरों की सूची देखेंगे। शहर, रचनात्मक क्षेत्र, शामिल होने का वर्ष। जयपुर हस्तकला एवं लोक कला 2015 में, वाराणसी संगीत 2015 में, चेन्नई संगीत 2017 में,
मुंबई फिल्म 2019, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019, श्रीनगर हस्तकला व लोक कला 2021, ग्वालियर संगीत 2023, कोझिकोड साहित्य 2023, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी 2025। ठीक, अब हम देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। वर्ष 2019 में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया गया। लक्षित शहर है 130। नोडल मंत्रालय इसका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के परिणाम की घोषणा की गई। जनसंख्या श्रेणियों के आधार पर भारत के शीर्ष 3 शहर। ठीक है, पहला श्रेणी है 10 लाख से अधिक वाले महानगर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान आगरा यूपी और सूरत गुजरात संयुक्त रूप से। तो यूपी वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तृतीय स्थान पर है आगरा, संयुक्त रूप से सूरत। किस श्रेणी में? तो 10 लाख से अधिक वाले महानगर। श्रेणी 2 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर। प्रथम स्थान अमरावती महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान मुरादाबाद यूपी और झांसी यूपी संयुक्त रूप से। तो यूपी स्पेशल के लिए इम्पॉर्टेंट, यूपी स्पेशल में ये इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय स्थान मुरादाबाद यूपी और झांसी यूपी संयुक्त रूप से किस श्रेणी में? तो 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में। श्रेणी 3 लाख से कम आबादी वाले लघु शहर। प्रथम स्थान देवास मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान परमाणु हिमाचल प्रदेश, तृतीय स्थान अंगुल उड़ीसा। अब मैंने यहाँ पे यूपी को लेकर के थोड़ा अलग से लिख दिया है। तो यूपी के विभिन्न शहरों की स्थिति क्या है? तो श्रेणी 1 में आगरा देश में 3रा स्थान, कानपुर देश में 5वां स्थान, प्रयागराज देश में 7वां स्थान। तो ये श्रेणी 1 में है। श्रेणी 2 3 से 10 लाख की आबादी में यूपी के शहर। मुरादाबाद देश में 2रा स्थान, झांसी 2रा स्थान संयुक्त रूप से, गोरखपुर देश में 5वां स्थान, फिरोजाबाद देश में 5वां स्थान संयुक्त रूप से, बरेली 7, नोएडा 9। श्रेणी 3 लाख से कम आबादी वाले, अनपरा 5वां स्थान, रायबरेली 7वां स्थान। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025, इसकी शुरुआत तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को की गई थी। 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया रैंकिंग्स 2025 जारी की गई, जो इसका 10वां संस्करण है। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र श्रेणी के शीर्ष 5 संस्थान IIT मद्रास चेन्नई लगातार 7वें वर्ष, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे मुंबई, IIT दिल्ली और IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति समग्र श्रेणी के अंतर्गत IIT कानपुर राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं रैंक, BHU को 10वीं रैंक। विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान, कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली, नवाचार श्रेणी में IIT मद्रास, सतत विकास लक्ष्य में IIT मद्रास, ये इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य में IIT मद्रास, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू नई दिल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 नोडल मंत्रालय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनवरी 2016 से यह स्टार्ट है। अभी वाला 9वां संस्करण है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी मिलेनियम प्लस सिटीज। रैंक 1 इंदौर मध्य प्रदेश, रैंक 2 सूरत गुजरात, रैंक 3 नवी मुंबई महाराष्ट्र, रैंक 4 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी बिग सिटीज में रैंक 1 नोएडा यूपी, यह इंपॉर्टेंट है। रैंक 2 चंडीगढ़ कर्नाटक, रैंक 3 मैसूर कर्नाटक, रैंक 2 चंडीगढ़, रैंक 3 मैसूर कर्नाटक, रैंक 4 उज्जैन मध्य प्रदेश। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी मध्यम शहर, रैंक 1 नई दिल्ली,
रैंक 2 तिरुपति, रैंक 3 अंबिकापुर, रैंक 4 लोनावला। स्वच्छ शहर अवार्ड्स, यह सुपर स्वच्छ लीग से इतर विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 शहरों की विशिष्ट सूची है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में मीरा भाईदर महाराष्ट्र में, बिलासपुर छत्तीसगढ़, जमशेदपुर झारखंड। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में देवास मध्य प्रदेश, कराड़ महाराष्ट्र, करनाल हरियाणा। शीर्ष स्वच्छ गंगा नगर, गंगा नदी के किनारे बसे शहर को इसमें शामिल किया जाता है। तो पहला प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर, पटना बिहार, 5वां अनूप शहर यूपी। ठीक। उत्तर प्रदेश का जिलावार प्रदर्शन, 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी, लखनऊ नगर निगम देश में 3रा स्थान, आगरा नगर निगम 10वां स्थान। और 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में गोरखपुर नगर निगम देश में 4था स्थान, मुरादाबाद नगर निगम देश में 10वां स्थान, आगरा नगर निगम 10वां स्थान। ठीक। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 इस संदर्भ में कि ये जो जुलाई 2025 से लेकर के मई 2026 तक का ये पूरा क्लास पार्ट 1 ही है। ठीक। इसमें आपका ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आएगा, फिर खेल कूद, ऐसे ही क्लासेस में आएंगी। फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो पार्ट 2 की क्लास आएगी, जिसमें मई 2026 से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक के करंट अफेयर्स शामिल रहेंगे।